एक बेबी रैंकर था। उसकी खासियत ये थी कि वो जिस इंसान को सबसे पहले देखता उसी को अपना पिता मान लेता, और उस दिन उसने मुझे देखा। उस पल से वो मेरा बेटा बन गया और उसकी वफादारी किसी भी कुत्ते से कहीं ज्यादा थी। रैंकर की मदद से मैंने पूरे ग्रह के सभी इलाकेदारों और लॉर्ड्स को बुलाया ताकि पाइक्स सिंडिकेट के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा हो सके, लेकिन स्पाइस के धंधे से उन्हें बेहिसाब मुनाफा मिलता था। इसलिए कई लोग मेरी ताकत पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा, हम अपने इलाकों में स्पाइस बेचकर खूब पैसा कमाते हैं, आखिर तुम ही डेमियो बनने के लायक क्यों हो? हमें क्या रोकता है कि हम तुम्हें मारकर सब कुछ खुद ले लें? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जगह रैंकर ने ही जवाब दे दिया। उसका खौफ और ब्लैक क्रेसेंटन की डरावनी मौजूदगी देखकर सभी लॉर्ड्स शांत हो गए। मुझे उनकी पूरी वफादारी नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि वो पाइक्स के साथ हाथ न मिलाएं। धमकी और लालच के इस खेल के बाद सभी लॉर्ड्स ने वादा किया कि वो पाइक्स का साथ नहीं देंगे और फिर एक एक करके महल से चले गए। लेकिन उनके दुश्मन न बनने के बाद भी मेरी सबसे बड़ी समस्या खत्म नहीं हुई थी। हमारे पास पाइक्स से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। तभी फेनेक मेरे लिए एक दिग्गज मंडलोरियन को लेकर आई, दिन जारिन। महल में सब इकट्ठा हुए और फेनेक ने हालात समझाए। अब तक पाइक्स टैटूइन के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर चुके थे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी कम संख्या। सीधी लड़ाई में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तब जारिन ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि हमें मदद के लिए और लोगों को बुलाना होगा। ग्रह के दूसरे हिस्से में एक आजाद बस्ती थी जिसे कोई नियंत्रित नहीं करता था। वहाँ का मार्शल था कॉब वैन, जो जारिन का पुराना दोस्त था। उसके पास अच्छे लड़ाकों की पूरी टीम थी। जारिन ने कॉब से कहा कि वो हमारी मदद करे और पाइक्स को ग्रह से बाहर निकालने में साथ दे, लेकिन पास खड़े बारटेंडर ने कहा कि उनकी बस्ती अब फ्री टाउन कहलाती है और वो किसी और की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। कॉब थोड़ा हिचकिचाया, इसलिए जारिन ने उस पर दबाव नहीं डाला। वो अपनी जहाज में बैठकर वापस चला गया क्योंकि उसे भरोसा था कि आखिर में कॉब सही फैसला ही करेगा। लेकिन जैसे ही जारिन वहाँ से गया, कॉब को अचानक एक जानलेवा एहसास हुआ। दूर से एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी परछाई किसी काउबॉय जैसी दिख रही थी। कॉब ने तुरंत उसे पहचान लिया। वो था मशहूर बाउंटी हंटर कैट बैन। कॉब और उसके आदमी तुरंत सतर्क हो गए। बेन ने साफ शब्दों में कहा कि कॉब पाइक्स के खिलाफ मेरी मदद न करे, लेकिन अगर इतना मशहूर मार्शल पीछे हट जाता तो पूरी आकाश गंगा में उसका मजाक बनता, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। कॉब का जवाब सुनते ही कैट बेन ने अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया। कॉब ने भी तुरंत ड्यूलिंग पोजीशन ले ली, लेकिन असली लड़ाई के अनुभव में वो बेन के सामने कुछ भी नहीं था। कॉब की ड्रॉ उतनी तेज नहीं थी और अगले ही पल वो कैट बेन की गोलियों का शिकार बन गया। बेन जीतकर वहाँ से चला गया और पाइक्स के मुख्यालय पहुंचा। उसने बताया कि सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। ये सुनकर पाइक्स ने अपने प्लान का अगला चरण शुरू कर दिया। दो पाइक्स एक होटल में दाखिल हुए। उनके पास बम था। वेट्रेस उनके पास आने ही वाली थी कि दोनों अचानक उठे और जल्दी से बाहर निकल गए, बम वहीं छोड़कर। होटल का मालिक हैरानी से उन्हें जाते हुए देखता रह गया। कुछ ही सेकंड बाद पूरा होटल भयानक धमाके के साथ उड़ गया। इस धमाके के जरिए पाइक्स ने सबको एक संदेश दिया, जो भी मेरे साथ खड़ा होगा उसका यही अंजाम होगा। जब मैं वहाँ पहुंचा तब तक खूबसूरत होटल सिर्फ मलबे में बदल चुका था। उसी समय जारिन भी कॉब के इलाके से वापस लौटा, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता था कि इंसाफ के लिए लड़ते हुए कॉब बैंथ अपनी जान